ये हो गया। और ये अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया ना? ये आ गया। हाँ, ये वही चीज़ है जो मैंने लिखी हुई थी। अच्छा, ये दूसरा दिया। जी। एक मिनट, 65 पे आ जाता। अच्छा, आप ये 65 में क्या है, लॉग? हाँ ठीक है ना, इसके लॉग। अंदर मुझे हाँ हाँ। समझ इससे ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखें, इफ log x y is equals to 100 तो x की पावर बन जाएगी 100 is equals to y हो जाएगा। सही है। तो इसमें समझ नहीं आ रहा फिर आगे जाके क्या किया है, 2 इसके क्यों आ अंदर गया? नहीं, इसके अंदर आप आगे देखो, सवाल के आगे ना मैंने हम्म एक और भी लॉग दिया हुआ है। log 2x तो 2 की पावर बन जाएगी 10 और तो x आ जाएगा बराबर में। हाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी ना। आप मुझे लिखवाओ, एक काम करो। अच्छा। एक जगह लिखा हुआ है log x हम्म ऑफ y इज इक्वल्स टू 100, 100। और एक उसके आगे आपने लिखा हुआ है log 2 बेस 2 ऑफ x ऑफ 10। हम्म यही लिखा है। हम्म अच्छा, अब पहले इसको ना, यहाँ पे दो चीज़ें अननोन है आपके पास, x भी नहीं पता, y भी नहीं पता। हम्म तो आप जाहिर सी बात है, यहाँ पे x पावर 10 करोगे, सॉरी x पर पावर 100 करोगे इज इक्वल टू y हो जाएगा ये। हाँ। तो अब यहाँ पे x आपको पता होना चाहिए, तभी आप y कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए आप यहाँ करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। क्या होगा यहाँ पे, 2 टू द पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू x। x। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को उठा के x की मैंने रखा था यहाँ पे, x की जगह रखा है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 10। अच्छा। और इसके ऊपर पावर होल गिवन है 100 की, इज इक्वल टू y। हाँ। अब आप इसे मल्टीप्लाई करा लो 10 को 100 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1000। हाँ, ये y की वैल्यू आ गई। अच्छा, सही। इस तरह से है ये, सही। ठीक है। अब है 67 वाला। 66 तो है ना, वो भी तो लिखा है आपने। नहीं, वो तो आता है ना, मैंने सॉल्व कर लिया था। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, आगे। 67 में ये आंसर निकल रहा है। हम्म। मैंने एक करा तो है ये आंसर, एक सेकंड सर। ये असल में +-2 तक बिल्कुल सही किया है आपने। ये खुद किया ना, देख के तो नहीं किया ना? नहीं खुद किया। अब इसमें मसला ये है कि x जो है ना वो पावर है, सही, और प्लस पावर और माइनस पावर एक साथ जो है ना वो सेम आंसर नहीं देंगी कभी भी। प्लस होगा तो सेम पोजीशन रहेगी, माइनस होगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। हाँ। अब इन दोनों में से एक आंसर सही होगा, या तो +2 सही होगा या -2 सही होगा। तो आप क्या करोगे, जो ये वाली जो आप देख रहे हो 3√2 पावर x जो दी हुई है, इसमें x की जगह पे आप +2 रख के देखो। अगर ये आंसर आपको 1/18 देता है तो वो सही है, और अगर -2 से 1/18 देता है तो वो सही है। अच्छा, अब मैं करके दिखाता हूँ। 3√2 है, इसके ऊपर पावर आ रही है x, सही है। अब मैंने यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना है, 2। अच्छा देखिए, 2 दोनों के साथ है ना, 3 के साथ भी, √2 के साथ भी, तो 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9। और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये 9 2 क्या आ रहा है, 18। हालांकि होना क्या चाहिए था, 1/18। 1/18। हाँ, तो ये अपॉन में कब जाएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा। हाँ, अगर ये यहाँ माइनस होता ना तो सबसे पहले वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती। अच्छा। ऐसे ही है ना। अब इसका आंसर आपको पता है, डिनोमिनेटर का हमने सॉल्व किया था, ये 18 आया था, तो इसलिए जो x है इस केस के अंदर वो -2 है। अच्छा, समझ में आ रहा है? पक्का? लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि 1/18 ही आना चाहिए, मतलब लॉग में जो दिया हुआ का वही आंसर आए। हाँ जी, सवाल पे दिया, देखिए सवाल 3 चीजें ना, पहले इसको जरा दोबारा से समझ लें। ये लॉग है, ठीक है। लॉग के नीचे जो चीज लिख के दी जाती है वो होती क्या है, बेस होती है, ठीक है ना। लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी जाती है दैट इज द नंबर जिसका आप लॉग कैलकुलेट करते हो, और राइट हैंड साइड पे जो होती है वो पावर होती है, या एक्सपोनेंट जो भी आप उसे कह लो। मसला क्या है, देखिए बेस के ऊपर लगती है पावर, आपको पता है। वॉट एवर द बेसिस, कुछ भी बेस आपको, जैसे 2 दी जा रही है बेस, पावर 3 जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर मैं 2 पे पावर 3 अप्लाई करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा, यानी 8 मिलेगा। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पे आप देखो इसमें लिखा हुआ था log टू बेस 3 अंडर रूट 2 ऑफ 1/18 इज इक्वल्स टू x। वो आपसे क्या कह रहा है, आप अंडर रूट 3 पे ऐसी कौन सी पावर लगाओ, सॉरी 3 अंडर रूट 2 पे ऐसी कौन सी पावर आप लगाओगे जो आपको क्या देगी, 1/18 आंसर देगी। तो सवाल में लिखा हुआ है ना। अच्छा, बात समझ में आ रही है? ये जो log के साथ वैल्यू लिखी होती है ना, ये होती है जिसका log कैलकुलेट किया जाता है, वो वैल्यू असल में। और दूसरी चीज़ किसी भी वैल्यू का अगर मैं आपको log कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है मैं पावर आपसे मालूम करने के लिए कह रहा हूँ, द एग्जैक्ट पावर, ठीक है, जो आप 3.6 में नहीं करते कि आप किसी वैल्यू का log कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर 86 है, मुझे इसका log कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 पे ऐसी कौन सी पावर आएगी जो आपको 86 आंसर देगी। अब ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती। 1 का मतलब हो जाएगा 10, 10 के ऊपर 1 पावर लगाएंगे 10 होता है, 10 पे पावर 2 लगाएंगे 100 होता है। 86 10 और 100 के बीच में लाई कर रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब इसकी जो पावर होगी वो भी 1 और 2 के कहीं बीच में ही होगी, यानी आप इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हो पॉइंट में होगी। तो द एग्जैक्ट पावर जो कैलकुलेट की जाती है उसे कहा जाता है log कैलकुलेट करना। समझ में आ रही है बात? ये था 67। अब है 70। एक मिनट, 68 समझ में आ गया? नहीं 68 नहीं आया मुझे। अच्छा देखें 10 क्या है कि वो बेस है, ठीक है, और 0.00001 क्या है ये नंबर। यानी क्या मालूम करना होगा मुझे? हमें पावर मालूम करनी है। अच्छा उसमें गिवन नहीं तो उसको x सपोज कर लेते, 10 पे x आ जाएगी पावर और यहाँ पे आ जाएगा 0.0001। हाँ जी। अच्छा अब जैसे इसको ऐसे क्वेश्चन 3.2 में हमने किए कि बेसिस को हम दोनों साइड पे सेम बना लेते हैं ना, यानी 10 अगर लेफ्ट साइड पर है तो राइट हैंड साइड पे भी 10 बना लेते हैं। ये कैसे होगा, इस वाली वैल्यू को आप साइंटिफिक नोटेशन में ले आओ तो 3 0 4 0 तो 10 की पावर -4। बिल्कुल सही है। 10 टू द पावर ऑफ -4 का मतलब ही होता है 0.0001। अब यहाँ पे दोनों साइड पे बेसिस सेम हुई ना, और बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी भी आ रही है, तो बेसिस को निगलेक्ट कर दें और पावर्स को बराबर ले लें, ये x का आंसर आ गया। अच्छा हाँ आ गया समझ। ये हर एक में ऐसे ही है, इसमें नहीं, लॉग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर चलता है। आप कोई भी वैल्यू लो और उसका आंसर इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, अब है log 74 नंबर 69। वो तो हो गया 69 तो आता है समझ। अच्छा 70 में असल में ना लॉ लगे हैं, लॉ 3 लॉज हैं लॉग के, कि अगर दो वैल्यूज के बीच में प्लस होगा तो दो वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, डिवाइड होगा तो माइनस आ जाएगा, और पावर होगी तो शुरू में आ जाएगी। यानी अगर यूँ लिखा हुआ है जैसे कि log a मल्टीप्लाई बाई b, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है कि दोनों का log तो निकालूंगा लेकिन बीच में मल्टीप्लाई की वजह से प्लस आ जाएगा। अच्छा अगर मैं आपको उल्टा काम दूं, मैं दूं ही इस तरह से प्लस में दे रहा हूँ, मुझे रिवर्स चलना हो तो फिर क्या करेंगे, प्लस लिखा होगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब जरा यहाँ सवाल में देखते हैं, सवाल में उसने दिया हुआ है कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम 10 दी हुई है, सही है, log 125 का प्लस log 8, ये कैलकुलेट मुझे करना है। अब यहाँ पे जो a है, सॉरी 125 a की जगह आ रहा है ना, और 8 b की जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप ही करो, उसको उल्टा काम करो, a की जगह 125 आ जाएगा, b की जगह पे 8 आ जाएगा, और प्लस की वजह से इनके दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाएगा। हाँ अब ये यहाँ पे log बेस 10 इस्तेमाल हो रही है, तो log टू बेस 10 125 को 8 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1000। अभी सवाल बन गया पुराने जैसा, अब इसमें पावर नहीं पता ना मुझे, नहीं पता। हाँ तो अब 10 के ऊपर पावर क्या आएगी x, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 1000। तो 10 को छोड़ देते हैं, 1000 जो होता है ना, ये होता है 10 का 3 टाइम्स, है ना। अब बेसिस सेम होगी दोनों साइड पे तो इसकी पावर्स बराबर हो जाएंगी, दैट इज 3। हाँ आ गया। अब है
क्वेश्चन एक सेकंड, चैप्टर नंबर 10 का 174 एक सेकंड भेज रही हूँ। चैप्टर नंबर 10 का 174 ये रहा। भेजिए सर। सर 174 वाला नहीं आ रहा समझ, भूल गए। 174 वाला, हाँ, इन द सीरीज वेरिएंस देखें क्या होता है। वेरिएंस कहते हैं कि आपका जो आंसर है वो मीन से कितना डाइवर्ट हो रहा है, कितनी डेविएशन आ रही है उसके अंदर, जैसे वो कितना बढ़ रहा है मीन पोजीशन से या कितना कम हो रहा है। देखिए मीन के अंदर वेरिएशन जब होगी ना वो तब हो सकती है जब वैल्यूज डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन सारी वैल्यूज के मुतालिक आपसे पूछूं कि इसका मीन क्या निकलेगा तो आप कहोगे 5 ही निकलेगा, बिकॉज देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो इन सब का टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये तो 6 5 दिए हुए तो 30 तो इनका टोटल हो जाएगा, और 6 है तो डिवाइड होगा 5 से, तो जो आंसर क्या आ जाएगा 5। मीन का मतलब होता है कि इक्वली सारा आपने डिवाइड करना है सबके दरमियान में। वेरिएंस का मतलब है कितना डाइवर्ट हुआ, कोई भी डाइवर्ट नहीं हुआ। नहीं, 5 था पहले भी, अभी भी 5 आ रहा है। या तो आंसर 5 से कम होता या फिर आंसर 5 से ज्यादा होता, तो आपको पता चले कि डेविएशन कितनी आ रही है आंसर में ना। इसका एक तरीका और भी है, वो तरीका ये है कि इसमें आप ना इसका वो लगा लो फॉर्मूला, लेकिन आई थिंक इसके अंदर इतना टाइम होगा नहीं आपके पास कोड में। वेरिएंस का फॉर्मूला होता ही है समीशन x² (n) - समीशन x/n²। समीशन देखें, समीशन ये जो अंदर यहाँ दिया हुआ है ना, समीशन x तो 30 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 6 आएगा। लेकिन समीशन x² का मतलब है x² का टोटल करना है। x² इन सब में x² क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, इसका भी 25, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी 6 दफा 25 जो आ रहा है ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल आउट कर लो, 6 1 ज़ा 6 और 6 25 ज़ा 150, 25 आ गया यहाँ पे। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 का स्क्वायर करोगे आप फिर 25 आ जाएगा। तो ये दोनों असल में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, आपको आंसर वही चीज मिल जाएगी जो मैंने आपको वहाँ बताई थी कि डेविएशन आ ही नहीं रही आंसर में ना, इसलिए वेरिएंस इसका 0 है। वैल्यूज कभी भी अगर सेम होंगी ना, सारी वैल्यूज सेम है, तो उसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों, क्योंकि देखें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, जब 0 है वेरिएंस तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। बात समझ में आ रही? हाँ, तो अगर मीन में अगर कोई वो डाइवर्ट नहीं हो रहा होगा, मतलब एक ही आंसर हो, तो मतलब उसका आंसर 0 हो जाएगा। वेरिएंस का आंसर 0 होगा। अगर वैल्यूज सारी सेम होंगी तो जाहिर सी बात है उसका मीन सेम आएगा। ठीक है, अब आ गया। अब है सर चैप्टर नंबर 6 का, बता रही हूँ एक सेकंड। 112 Which one order पे satisfy this equation x minus y is equal to 3? ठीक है, देखें x minus y is equal to 3 का मतलब क्या है, सॉरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x की जगह कौन सी वैल्यू मुझे रखनी चाहिए और y की जगह से कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए जो मुझे आंसर 3 देगी। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, एक होगा 0 3, एक होगा 3 0, और तीसरा क्या है, नन ऑफ देम। ठीक है, देखिए मैं पहले अगर रखता हूँ ना, इसमें 0 आ रहा है x की जगह पे, यहाँ आ रहा है, ठीक है, हाँ 0 पहले, माइनस और 3 बाद में है तो 3 आ रहा है y की जगह पे, तो 0 - 3 तो हो जाते हैं -3, तो ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है फिर। अब दूसरा रख लेते हैं, तो x की जगह पे आप 3 रख लेते हैं, 3 माइनस y की जगह 0 रख लेते हैं इज इक्वल्स टू 3, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा 3, ये वेरीफाई कर रहे हैं आंसर को, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर सही है।
अच्छा, तो अगर हमें जो ऑप्शन होंगे उसमें से कर करके देखेंगे, ऑर्डर पर सेटिस्फाई का मतलब होता है। हाँ, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू आप उठाओगे ना उस हम्म इक्वेशन में रखो और बैलेंस किससे हो रहा है वो आपने देखना होगा। बाज़ दफा हो सकता है उसने ऑर्डर पेयर दिया ही ना हो, तो हम्म, जब नहीं दिया होगा तो फिर नन ऑफ देम आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सर आपको मैंने भेजा है एक और एब्सोल्यूट वैल्यू वाला। अच्छा, एक मिनट। हाँ देखें, ये तो मॉड्यूलस के वैल्यू है 116 वाला ना। हम्म देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मॉड्यूलस सॉल्व करने के लिए दे रहे थे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, इसे सॉल्व करना है मुझे। तो अगर ये वैल्यू प्लस में है तो मॉड ओपन हो जाएगा हम्म और ये आइदर और में सॉल्व हो जाएगा, यानी आइदर इट इज़ इक्वल टू -4 हम्म और इट इज़ इक्वल टू +4। अच्छा, सॉल्व करने से आगे ये -3 राइट हैंड साइड पे चला गया, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -4 +3 तो ये -1 हो गया और यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, -1/2। ठीक है। हम्म सही है, ये हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है, ये 3 वहाँ जाएगा, प्लस होगा तो ये 7 हो जाएगा हम्म और ये 7/2 आंसर आ जाएगा। हम्म अच्छा, ऑल्दो इसके अंदर वेरिफिकेशन करनी नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं एक काम ही करता हूँ, मैं इस वाली वैल्यू को उठा के ना यहाँ रखता हूँ इस जगह पे। सही। अच्छा, देखिए सवाल दिया हुआ था 2x माइनस 3 होल मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 4। तो मेरा एक आंसर आया -1/2 -1/2। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो +2 है ये इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, -5 +4 आ जाएगा, एक मिनट, -1 और -3 बचेगा। अब नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस की आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखें ये चीज़ इसने यहाँ पूछी हुई है इसके अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। ये जो मॉड्यूलस होता है ना, ये एक तरीके से काम करता है स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट का पूरा काम नहीं है। स्क्वायर रूट में अगर मिसाल के तौर पर, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही हो ना तो वो उसको अल्टीमेटली प्लस में कन्वर्ट कर देता है। वैल्यू कुछ भी आए वो गर्ज नहीं है, लेकिन वो माइनस वाली वैल्यू को प्लस जरूर कर देता है। यही काम यहाँ पे होता है। जो मॉड्यूलस होता है ना, ये इस वाली नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। अच्छा। बात समझ में आ रही? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होगी ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। सही। तो अगर जितने भी नंबर उनके जितना भी नेगेटिव लोगों में उसको अगर एब्सोल्यूट करना हो तो बस उसको साइन चेंज कर देना। हाँ, ये मॉड्यूलस करेगा काम कि उनकी साइन को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है। तो उसके बाद था 119 भेजा मैंने आपको। अच्छा, ये 17 वाला तो समझ में आ गया होगा आपको। आ गया। 19 में है x plus y plus 1 is equal to 0 is a dash is a linear equation। अच्छा, ये आपने खुद लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको, ये पूछना है? हाँ, लीनियर इक्वेशन मतलब अगर जिसपे स्क्वायर नहीं होता, नहीं, यानी कि पावर 1 होनी चाहिए किसी वेरिएबल। हाँ, और स्क्वायर कहते हैं जिसकी पावर स्क्वायर होती है, और क्यूब है जिसकी पावर 3 होती है। हाँ, नहीं, क्वाड्रेटिक की स्क्वायर होगी, क्यूब की 3 होगी। अगर पावर 2 आ रही है ना किसी इक्वेशन के अंदर, हाईएस्ट पावर, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप कहते हैं, तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पावर या डिग्री उसकी अगर 3 हो जाए हाईएस्ट, तो वो कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। और इस तरीके से इनके फिर जो वो होते हैं, क्या नाम है, रूट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। लीनियर में पावर 1 है, इसलिए एक ही आंसर आता है जो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 आंसर ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप 2 आंसर निकालते हो ना। इसी तरीके से अगर वो क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसमें 3 रूट्स या 3 आंसर्स निकलते हैं जो उस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सही। अब है 120। 120 के अंदर इसने पूछा था ax² + bx + c = will remain the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कब तक रहेगी? देखें, जब तक ax² जो है बाकी रहेगा तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिसाल के तौर पे ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की ना। अगर मैं ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अगर सॉरी मैं इसमें से सी हटा दूं, ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज पावर 2 इंटैक्ट है इसमें। अच्छा, अगर मैं इसमें से बी हटा दूं, ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज पावर 2 अभी भी इंटैक्ट है। अगर मैं इसमें से ये दोनों की दोनों हटा दूं, ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज पावर 2 इंटैक्ट है। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बिकॉज पावर इसकी 1 होगी। अच्छा, इसको हटाने का मतलब क्या है? इसको हटाने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे a को करना पड़ेगा 0। 0 x से मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो अगर ये चीज कैंसिल हो जाती है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। यहाँ पे इसने कहा है वो कौन सी चीज है जो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी रखेगी, वो है a का 0 ना होना। a के अलावा, a 0 के अलावा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर 0 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, मैंने ये गायब कर दिया तो दैट मीन्स b 0 हो सकता है। मैंने c गायब कर दिया तो दैट मीन्स c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन लग जाए किसी भी इक्वेशन में तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। बात समझ में आ रही है? आ गई। अब है लास्ट रह गया बस 123। इसमें मुझे ये समझ में आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके 2 आंसर निकालने हैं। मतलब खाली ये भी तो रह सकता है, जैसे हमने जब वो करा, हमने इसके अंदर ब्रेक किया बीच में हमने इसको, तो वो भी तो आंसर रह सकता है खाली। आप समझे नहीं कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? ये थर्ड लास्ट। अच्छा देखिए, सवाल क्या था, इसने बोला द रूट्स ऑफ y। अब ये पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है। लीनियर तो आपको लग रही है ना, क्योंकि y की पावर 1 है, सब जगह लग रहा है। लेकिन ये इस स्टेप में आके ये जो ये वाला 1 2 3 4 5 6 नीचे से ऊपर से आप चौथे स्टेप में आ जाओ। बल्कि चौथे क्या दूसरे स्टेप में आप देखोगे ना ऊपर से, तो y के ऊपर पावर 2 आ चुकी है। ये पावर 2 इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? और अब मैंने अभी बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते ही 2 रूट्स हैं। तो 2 रूट्स का मतलब 2 आंसर आप निकालोगे तो किस तरीके से निकलेंगे वो। ये तो आंसर नहीं है ना, y - 3 टाइम्स y - 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर तो नहीं, तो फैक्टर बनाया ना आपने। आंसर तब निकलेंगे जब इन दोनों को आप आइदर और करके y के ब्रैकेट्स अलग अलग लोगे, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, आइदर y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है। अभी जो वैल्यू मेरे पास 2 और 3 आई है ना, ये मैं इक्वेशन में रख के वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि मेरा आंसर सही है या नहीं। देखिए y - 4 लिखा हुआ है ना, इक्वेशन क्या है इसकी? इक्वेशन है y - 4 और यहाँ y - 6 अपॉन y। अब मेरे पास 2 आंसर आए, एक 2 आया है और एक 3। हाँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ 2, ठीक है, यहाँ रखता हूँ 2, यहाँ रखता हूँ 2। तो ये 2 - 4 कितने हो जाएंगे? -2, और ये हो जाएगा -4/2। तो 2 × 2 और 2 × 4 दोनों -2 हो गए। यही आप -3 के साथ रखे कर लो। 3 - 4 3 - 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 - 4 होता है -1, इन्हें आप माइनस करोगे, ये हो जाएगा -3/3। ये भी घट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। अच्छा, नोनी, हाँ समझ में आ गया? आ गया। चल, बस सही, यही था पूछना। अब मैंने आगे भी किया नहीं, अभी मैं 6 नहीं, कौन सा चैप्टर करना स्टार्ट किया मैंने? 6 अभी आधा रहता है। ठीक है, ठीक है सर। जब इसको ब्रेक करते हैं मतलब बीच में, तो हम पहले और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है फिर हम उसको प्लस में भी चेक करते हैं ना। हाँ, जैसे इसको आपने मल्टीप्लाई करा दिया, अब उसके फैक्टर्स आप चेक करोगे कि ये जो फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, उसमें कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मिडिल टर्म बना रहा है, यानी कि प्लस होके बना रहे हैं या माइनस होके, ऐसे 2 फैक्टर्स उठाने होते हैं हमें। लेकिन वही 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके ये प्रोडक्ट भी बना रहा होता है, यानी कि जो लास्ट में आपने मल्टीप्लाई करके लिया होता है ना, ये भी बनना चाहिए। वो बाज़ दफ़ा नहीं बन रहा होता। अच्छा, समझ में आ रही है बात? आप एक काम करो ना, आपके 10th क्लास की बुक रखी हुई है ना? हाँ रखी हुई है। उसमें 5.3 एक्सरसाइज पूरी जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ऊपर है।
अच्छा हाँ, तो वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग एक्सरसाइज है, वो भी आप सॉल्व करो, उससे आपको इस पे ग्रिप आ जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, कर दूंगी। तो या नो ये राइट लाइट खोल देना पीछे वाली। सेकंड। ठीक है, हाँ अच्छा। आ गया सर। अब क्या करें? अब कौन सा चैप्टर बाकी है? लेकिन वो सारे मुश्किल चैप्टर है, मैं आपके सामने से समझूंगी, वो ऐसे नहीं आएंगे मुझे समझ। चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 10 तो कर लिया ना। चैप्टर 10 कर लिया हमने। हाँ, मेन मीडियम और कर तो लिया। अच्छा, तो 9 है, 8 है, 9 है, 5 है 9 8 5 और 4। और इसके आगे 15 है, 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड तो कुछ नहीं आएगा? नहीं, उसमें ज्योमेट्री का सिर्फ वो पूछेंगे जो एंगल नहीं पूछते, लेकिन मैं सोची हूँ आप ही की उसमें से कर लूँ। आप ही के उसमें आए हुए मतलब एनईडी की जो बुक है। तो आप मुझे वो उसके पिक्चर तो शेयर करो। हाँ, वो आएंगे तो दिखाऊंगी ना आपको। मतलब जब आप मंडे को आएंगे तो आपको बुक दिखा दूंगी ना, मतलब उससे। वो समझा नहीं, यमुना घर पे नहीं है? नहीं नहीं, बुक में है ना सवाल। तो वो घर में नहीं है? बुक घर में, तो आप आएंगे जब मंडे को तो दिखा दूंगी ना आपको। अच्छा, तो मुझे वैसी पिक्चर खींच के सेंड कर दो। तो मैं समझूंगी तो समझाएंगे तो आप ही ना आकर, ऐसे नहीं हाँ, तो समझूंगी। भाई मैं समझा दूंगा आके, मुझे खुद तो देखने दो पहले एक दफा। अच्छा, मैं भेज दूंगी। अभी आप बताओ अब क्या करें? अभी कुछ बचा ही नहीं करने को। कोई बात प्रॉफिट लॉस तो नहीं कराना आपको? करना करा लें। उसकी क्या नाम है, दूसरी एक्सरसाइज करनी थी ना? 7 पॉइंट हमने कौन सी की थी? 10.1 हाँ। हाँ 10.2 करनी थी। एक मिनट बेटा होल्ड किएगा, मगरिब क्या जाऊंगा ना। चलो आप 10.2 का ना 10.2 पे आ जाते हैं।